मुझे अभी अभी एक क्रिएटर की पावर मिली है, लेकिन ठीक अगले ही दिन मुझे लेट स्टेज स्टमक कैंसर डायग्नोज हो जाता है। जिंदा रहने के लिए मैं अपने परिवार के ऑर्चर्ड को एक सैंडबॉक्स वर्ल्ड में बदल देता हूँ और लाइफ के एवोल्यूशन को खुद एक्सेलरेट करने की कोशिश करता हूँ। मेरी इकलौती उम्मीद एक ऐसी सिविलाइजेशन क्रिएट करना है जो इतनी एडवांस्ड हो कि कैंसर का क्योर ढूंढ सके। अंदर मौजूद वो छोटे छोटे बीइंग्स अपनी इस स्क्वायर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना कभी नहीं रोकते। फिर एक दिन उन्हें एक खौफनाक सच पता चलता है। उनकी दुनिया में गोल आसमान है, एक फ्लैट स्क्वायर जमीन है और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फीट लंबा एक कोलोसल जायंट है। जब भी कोई सिविलाइजेशन मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरती, मैं उसे पूरी तरह मिटा देता हूं और फिर से शुरुआत करता हूं। मैं हर सिविलाइजेशन के ग्रेटेस्ट हीरो को मुझसे एक सवाल पूछने का मौका देता हूं। जब भी वो पूछते हैं कि इस दुनिया को बनाने में कितने दिन लगे, तो मैं अपने ही हाथों से सैंडबॉक्स खोदने और बनाने के उन दिनों के बारे में सोचता हूं। मुझे ठीक 7 दिन लगे थे और इसी तरह यह लेजेंड फैल जाता है कि क्रिएटर ने सब कुछ सिर्फ 7 दिनों में बनाया है। मेरे सैंडबॉक्स के अंदर सिविलाइजेशंस एक के बाद एक उठती हैं और गिर जाती हैं, लेकिन कौन अंदाजा लगा सकता है कि ये सारी ब्रिलियंट सिविलाइजेशंस एक सिंगल स्पोर से शुरू हुई हैं। मैं उस 100 ACRE सैंडबॉक्स में एक शैलो आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाता हूँ, उसमें सही सॉल्ट रेशियो मिक्स करता हूँ और उसे एक ओशन में बदल देता हूँ। मैं इस सेंट्रल ओशन में बहुत सारे इंसेक्ट क्लैन स्पोर्स डाल देता हूँ और सेल डिवीजन को 10,000 टाइम्स एक्सेलरेट कर देता हूँ। रियल वर्ल्ड का हर एक दिन सैंडबॉक्स के अंदर 10,000 ईयर्स के बराबर है। इसके बावजूद डे 5 तक का समय लग जाता है, जब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आखिरकार प्लैंक्टन में इवॉल्व होना शुरू करते हैं। मैंने सेंट्रल ओशन में जेनेटिक लिमिट्स लिख दी हैं, जिससे स्पोर बेस्ड लाइफ का साइज कैप हो जाता है और कुछ भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता। डे 6 की दोपहर को सिंगल सेल्ड एंशिएंट सीज के 5 दिनों के बाद आखिरकार मल्टीसेलुलर लाइफ सामने आ ही जाती है। कुछ ही मिनटों के अंदर ये सब फास्ट फॉरवर्ड पर कोई नेचर डॉक्यूमेंट्री देखने जैसा है। स्पीशीज पैदा होती हैं और सेकंड्स में मर जाती हैं और हर एक अगली को जन्म देती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक सैंडबॉक्स वर्ल्ड अपने पहले मास एक्सटिंक्शन से टकराता है। 12 आवर्स के अंधेरे का मतलब है 5,000 ईयर्स बिना सनलाइट के। एक्वाटिक प्लांट्स के विशाल मैदान सूख जाते हैं और ओशन फ्लोर में डूब जाते हैं। रात के आसमान के नीचे अब कुछ भी जिंदा नहीं बचा है। मेरा सैंडबॉक्स बहुत छोटा है। ये स्पार्स पॉपुलेशन इतनी काफी नहीं है कि हाईली अडेप्टेबल इंसेक्ट क्लैन सेल्स को इवॉल्व कर सके। मूनलाइट गिरने के आधे घंटे बाद मरे हुए पौधों के समंदर के बीच एक हल्का सा नीला रंग उभरता है, एक छोटा सा लीफ शेप्ड ऑर्गेनिज्म जो एक चींटी से बड़ा नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट के बिना इस प्लांट ने किसी तरह अपने फोटोसिंथेसिस को चांद की रोशनी की तरफ फ्री डायरेक्ट कर लिया है। मैं पूरी तरह से हैरान रह जाता हूँ। मैं इसका नाम लूना ब्लूम रखता हूँ और यह इकलौता पौधा पहले मास एक्सटिंक्शन को सरवाइव कर लेता है। बस कुछ ही सेकंड्स में यह एक लुभावनी रफ्तार से इवॉल्व होने लगता है। लूना ब्लूम पागलों की तरह अंधेरे के हिसाब से अडॉप्ट होता है, लिली पैड्स की तरह सतह पर फैल जाता है और ऊपर से आने वाली मूनलाइट की हर एक किरण को अब्जॉर्ब कर लेता है। एक और घंटा बीत जाता है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस के बाद यह अलग अलग वैरायटीज में बंटना शुरू हो जाता है। 2 सेपरेट स्पीशीज उभर कर आती हैं। एक लाइन मूनलाइट को और ज्यादा एफिशिएंटली अब्जॉर्ब करने पर फोकस करती है, दूसरी कार्निवोरस बन जाती है, जो अपने द्वारा अब्जॉर्ब की गई मूनलाइट का इस्तेमाल करके एक हल्का सा बायोल्यूमिनेसेंट ग्लो छोड़ती है, जिससे वो दूसरे लूना ब्लूम्स को करीब लाती है और फिर उन्हें पूरा निगल जाती है। ये सब देखते हुए मैं इस बात पर हैरान हुए बिना नहीं रह पाता कि लाइफ असल में कितनी जिद्दी और एक्स्ट्रॉर्डनरी है। इस एक जिंदा बचे एक्वाटिक प्लांट ने ओशन के अंधेरे में एक पूरा डाइवर्स इकोसिस्टम बना लिया है। एक इंपल्स में मैं ये सब लिखने का फैसला करता हूँ। मैं एक ब्लैक नोटबुक उठाता हूँ और यानली जेनेसिस का बिल्कुल पहला पन्ना खोलता हूँ। मैं लिखता हूँ, द डार्क एज। हेवन और अर्थ कांप उठते हैं। सूरज ढल जाता है, चांद उग आता है, दुनिया 5,000 ईयर्स के अंधेरे में डूब जाती है। 99% ओशन लाइफ खत्म हो जाती है। सिर्फ लूना ब्लूम बचता है। इस डार्क ओशन में लूना ब्लूम इस एज का डोमिनेंट लाइफ फॉर्म बनकर राज करता है। तालाब खामोशी से इंतजार करता है। इसके बाद ओशन एनिमल्स आते हैं। मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे इंसेक्ट क्लैन सेल्स किस तरह के सी क्रीचर्स में इवॉल्व होंगे। मैं पूरी रात जागकर सुबह का इंतजार करता हूँ। लेकिन जब आखिरकार डे 7 शुरू होता है, तो रात भर जिंदा रहने वाले सारे लूना ब्लूम्स तेजी से सूख जाते हैं। हल्की मूनलाइट के हिसाब से अडेप्टेड होने की वजह से वो सनलाइट में जल जाते हैं और ओशन फ्लोर में डूब जाते हैं। एक ही पल में लूना ब्लूम मैसिव स्केल पर मरना शुरू कर देते हैं। दोपहर तक मरे हुए कॉलोनीज के बीच एक हल्का सा नीला रंग फिर से जिंदा होने लगता है। यह एक 5 पॉइंटेड स्टार शेप्ड लूना ब्लूम है, एक म्यूटेंट स्ट्रेन जिसने इस एक्सटिंक्शन को सरवाइव कर लिया है। तेज सनलाइट के हिसाब से अडैप्ट होकर यह जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिप्रोड्यूस होने लगता है।
कुछ ही मिनटों में पुराने वाले मर जाते हैं और नए वाले खिल जाते हैं, जो डार्क ब्लू स्टार शेप सी ग्रास के एक विशाल मैदान में फैल जाते हैं। गहराई से भावुक होकर मैं इस स्पीशीज का नाम सोलर शेड रखता हूँ। मैं अपनी ब्लैक नोटबुक के दूसरे पन्ने पर पलटता हूँ। मैं लिखता हूँ द सोलर एज। हेवन और अर्थ फिर से कांप उठते हैं। चांद ढल जाता है, सूरज उगाता है। 5,000 ईयर्स तक दहकता हुआ सूरज सिर के ऊपर लटका रहता है। डार्क एज पर राज करने वाले लूना ब्लूम्स पूरी तरह से मिट जाते हैं। सबसे कमजोर स्ट्रेन्स के बीच से सोलर शॉट ताकत में उभर कर आता है और इस एज का डिफाइनिंग लाइफ फॉर्म बन जाता है। इसी बीच जब डे 7 पर रात होती है, सोलर शॉट ओशन में शांति से रहता है, जो अब ऑल्टरनेटिंग सन और मून के 10,000 ईयर्स सर्वाइव करने के काबिल है। इस दौरान एक्वाटिक प्लांट से होने वाले मैसिव फोटोसिंथेसिस ने ऑक्सीजन लेवल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ओशन अब एनिमल लाइफ के लिए पूरी तरह तैयार है। सामने आने वाले पहले क्रीचर्स काले बीटल शेप्ड ऑर्गेनिजम्स का एक झुंड है। इसके साथ ही ओशन एनिमल्स एवोल्यूशन की इस एज में अपनी जगह बना लेते हैं। जिस पल मैं एनिमल्स को बाहर आते देखता हूँ, आखिरकार मेरे चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ जाती है। बिना सोए पूरे एक दिन और रात से थका हुआ मैं खुद को घसीटते हुए अपने कमरे में वापस ले जाता हूँ और सो जाता हूँ। जब मैं जागता हूँ तो क्रिएशन का डे 8 पहले ही आ चुका होता है। मैं देखता हूँ कि कुछ सी क्रीचर्स जो इस खूंखार ओशन में compete नहीं कर सकते, वो बंजर किनारे पर रहने वाले एम्फीबियंस में इवॉल्व हो गए हैं। मैं जल्दी से एक नई एंट्री ऐड करता हूँ, द थर्ड एज, द एज ऑफ न्यू लाइफ। हर तरह के एनिमल्स अचानक से सीन में आ जाते हैं। पहले ओशन क्रीचर स्पीशीज के एक गोल्डन एज में उभर कर आते हैं। सॉफ्ट शेल्स वाले इनवर्टेब्रेट्स समंदर पर कब्जा कर लेते हैं, इस एज पर राज करते हैं, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। वर्टेब्रेट्स पैदा होते हैं जो चुस्त और तेज हैं। वो एज ऑफ न्यू लाइफ में अपना दबदबा बना लेते हैं, ओशन से बाहर रेंगते हुए आते हैं और एक लंबी एज पर राज करते हैं। मैं लिखना खत्म करता हूँ और खामोशी से ब्लैक नोटबुक बंद कर देता हूँ। लैंड क्रीचर्स आ रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ को इवॉल्व होने में कितना समय लगेगा? तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना सैंडबॉक्स में मेरे खुद के खून की कुछ बूंदें डाल दी जाएं। लेकिन ये बहुत ही बोल्ड मूव है। कॉशियस रहते हुए मैं सबसे पहले किसी और स्पीशीज के जीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता हूँ। मैं जू जाता हूँ, ये बहाना बनाता हूँ कि ये एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए है, और एक चिंपैंजी ब्लड सैंपल खरीद लेता हूँ। जब तक मैं ऑर्चर्ड लौटता हूँ, पूरा 100 एसीआरई सैंडबॉक्स एक मिनिएचर लिविंग वर्ल्ड में बदल चुका है। पहाड़ हरे भरे हैं, अजीब मुड़े हुए पेड़ मैदानों को ढक लेते हैं और नदियां एनिमल से भरी हुई हैं। मैं इस विशाल दुनिया में कदम रखता हूं और एक बीटल शेप्ड क्रीचर को चुनता हूं, उन्हें एक ताज़ा 1 स्क्वायर मीटर टेस्ट प्लॉट में रखता हूं। मैं चिंपैंजी ब्लड इंजेक्ट करता हूं और टाइम को एक्सेलरेट कर देता हूं। जो रिजेक्शन को सर्वाइव नहीं कर पाते वो मर जाते हैं। 2 दिनों के अंदर टेंस ऑफ मिलियंस मारे जाते हैं। बचे हुए लोगों में से मैं सबसे सक्सेसफुल जेनेटिक फ्यूजन वाले एक छोटे ग्रुप को चुनता हूं और उनका नाम चिटिनकिन रखता हूं। वो काफी हद तक इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन इंसानों के उलट हर एक की पीठ पर एक गोल काली शेल प्लेट उग रही है। चिटिनकिन को ब्रीड करने में पूरे 2 दिन लग जाते हैं, जिसका मतलब है कि सैंडबॉक्स के अंदर 20,000 ईयर्स बीत चुके हैं। हर जगह पावरफुल स्पीशीज उभर कर आती हैं। पेड़ आसमान को चीरते हुए जाते हैं। हर तरफ मैसिव क्रीचर्स पैदा होते हैं जो एज ऑफ द डायनासोर्स जैसी एक खौफनाक एज की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा एक ऐसा बीस्ट है जिसके सिर के ऊपर एक काली डिस्क है, जो मेरी सेट की गई साइज लिमिट तक पहुंच गया है, मेरे हिसाब से तकरीबन एक हाउस कैट के साइज का। मैं चिटिनकिन को सैंडबॉक्स में सदर्न एंड पर मौजूद एक ट्री लाइन्ड ग्रैंड कैनियन में छोड़ देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो इस तरह की एज में कैसे सर्वाइव करेंगे। मैं टाइम फ्लो को 100 ईयर्स पर डे पर सेट कर देता हूँ। अगली सुबह सबसे पहले मैं दौड़कर चिटिनकिन को चेक करने जाता हूँ। मेरे लिए ये चौंकाने वाली बात है कि उन्होंने पहले ही बेसिक ट्राइबल कम्युनिटीज बना ली है और एक रूडिमेंट्री लैंग्वेज भी डेवलप कर ली है। लेकिन मैं परेशान हूँ, वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। 20,000 ईयर्स पुराने उनके एंशिएंट जीन्स इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। मैं खाली बैठकर उन चिटिनकिन को एक्सटिंक्ट होते हुए नहीं देखने वाला, जिन्हें मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। मैं उन्हें सिविलाइजेशन के सीड्स देने का फैसला करता हूँ। मैं ऑनलाइन एक मिनिएचर वेलकम पाइन बॉन्साई का रश ऑर्डर देता हूँ और एक इनक्रेडिबली फाइन एलॉय ब्लेड बनवाता हूँ, जो एक सुई की नोक से बस थोड़ा सा मोटा है। जब तक वो पहुंचते हैं 1.5 दिन बीत चुका है, यानी चिटिनकिन के लिए 150 ईयर्स। अब तक उनकी तादाद क्रिटिकली कम हो रही है, वो लगभग एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। और फिर भी मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। बिना खत्म हुए इस खूंखार एज में 150 ईयर सर्वाइव करना, यह असली पोटेंशियल दिखाता है। इसलिए मैं टाइम फ्लो को 1 से 1 पर रीसेट करता हूं और अंदर कदम रखता हूं। दूसरी तरफ चिटिनकिन की सेटलमेंट खंडहर बन चुकी है। हर तरफ लाशें बिखरी हैं।
कुछ मेल चितनकिन चिल्लाते हुए ऑर्डर देते हैं और औरतों और बच्चों को सुरक्षित पीछे की तरफ धकेलते हैं। भागो, हम यहाँ और ज्यादा देर नहीं रुक सकते। वो आ रहे हैं। वो अनजान बीस के सींगों से बने हुए क्लब्स उठाते हैं और उन कमजोर बिल्कुल काले क्रीचर्स की तरफ चार्ज करते हैं जिन्हें शैडो क्लॉज कहा जाता है। औरतें और जवान चितनकिन बेताबी से भागते हैं। उनके चेहरे निराशा से खाली हैं। हमें जिंदा बचना होगा। लगता है जैसे उन्होंने भागने की इस जिंदगी को बहुत पहले ही अपना लिया है। जिन मेल्स ने कुछ पल पहले आगे बढ़कर चार्ज किया था वो पहले ही शिकार बन चुके हैं। हर तरफ खून बिखर जाता है। दूर से यह सब देखते हुए मुझे गहरा गिल्ट महसूस होता है। इस प्रिमिटिव ट्राइब को जो नुकसान हो रहा है वो डेवस्टेटिंग है। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, भागते हुए चिटिनकिन को अपने नीचे जमीन कांपती हुई महसूस होती है। उस प्राचीन जंगली जंगल में अनगिनत बीस घबराहट में फट पड़ते हैं और बिखर जाते हैं। यहां तक कि सबसे ताकतवर क्रीचर्स के पास भी रिएक्ट करने का समय नहीं होता, इससे पहले कि ऊपर से एक पैर नीचे गिरता है और उन्हें कुचलकर चपटा कर देता है। मैं भागते हुए चिटिनकिन वॉरियर्स के पास पहुंचता हूं और रास्ते में गिरे हुए लोगों को नोच रहे शैडो क्लॉज को कुचल देता हूं। चिटिनकिन पीछे मुड़कर देखते हैं। ये आखिर क्या बला है? कोई भी चीज इतनी विशाल कैसे हो सकती है? ये सबसे बड़े जिंदा बीस्ट फिनबा से 10,000 गुना बड़ा है और इसने सिर्फ एक कदम से एक शैडो क्लॉ को कुचल दिया। ऊपर आसमान के बादलों को चीरता हुआ एक टावरिंग फिगर खड़ा है, जैसे कोई एंशिएंट कोलोसस आसमान में चल रहा हो। वो चीखते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। मैं उनके कहे गए हर एक शब्द को समझता हूँ। उनका यह सदमा मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। उनके लिए मैं किसी भगवान से कम नहीं हूं। अनगिनत भागते हुए चितनकिन जमीन पर ढेर हो जाते हैं। भागो भागो, कोई फायदा नहीं है। हम उसके एक बाल के बराबर भी नहीं है। लेकिन उस चीख पुकार के बीच एक जवान चितनकिन जिद के साथ अपना सिर ऊपर आसमान की तरफ उठाता है और मुझ पर चिल्लाता है, क्या तुम भी हमें खाने आए हो? उस बीस्ट ने मेरे पिता को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया, मेरे बड़े भाई को मार दिया। हम इतने कमजोर क्यों हैं? मैं इस जवान बच्चे की हिम्मत देखकर हैरान हूँ। मेरे अंदर कुछ हलचल होती है। मैं धीरे से नीचे झुकता हूँ और उसे अपनी हथेली में उठा लेता हूँ। तुम ही वो हो। उस जवान चिटिनकिन का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। उस जायंट की हथेली किसी एंडलेस कॉन्टिनेंट की तरफ फैली हुई है और वो उस हथेली की लकीरों से बड़ा नहीं है। वो ऊपर देखता है। कोलोसस की आंखें आसमान में दो सूरजों की तरह दहक रही हैं, क्योंकि मैंने सैंडबॉक्स के सभी जीवों से अपना असली चेहरा छिपा कर रखा है। इसलिए वो सिर्फ एक धुंधला सा फिगर देख सकते हैं जिससे हल्की धुंधली रोशनी निकल रही है। मैं इस छोटे से क्रीचर को एक हाथ में पकड़ता हूँ। मेरी नजर बिल्कुल शांत है। गिलगमेश, क्या तुम ये सब बदलना चाहते हो? वो जवान चिटिनकिन बुरी तरह से कांपने लगता है और मेरी हथेली से चीखता है, तुम बोल सकते हो? इस दुनिया में एक इंटेलिजेंट कोलोसस है और तुम मुझे गिलगमेश क्यों बुला रहे हो? मैं उसे अपनी आंखों के लेवल पर पढ़ता हूं और शांति से जवाब देता हूं। नाम इंटेलिजेंस के सबसे पहले एक्सप्रेशंस में से एक है। गिलगमेश अचानक जज्बातों से भर जाता है। हम दोनों बोल सकते हैं। हम दोनों इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं। तो फिर तुम हमें क्यों नहीं बचाओगे? तुम इतने पावरफुल हो, इतने ताकतवर हो, क्यों? चितिनकिन को कोई अंदाजा नहीं है कि मैं असल में क्या हूं। वो सोचते हैं कि मैं बस एक जायंट इंटेलिजेंट बीस्ट हूं और मेरा उन्हें सही करने का कोई इरादा नहीं है। मैं गिलगमेश को अपनी हथेली में लिए पहाड़ों और नदियों को पार करता हूं, पेड़ों और क्रीचर्स को अपने पैरों तले कुचलते हुए आगे बढ़ता हूं। मैं अपना हाथ झुकाता हूं ताकि वो नीचे देख सके और मेरी आवाज आसमान में गूंज उठती है। इस दुनिया को देखो, हर स्पीशीज बराबर है। तुम यहाँ के किसी भी प्लांट या एनिमल से अलग नहीं हो। मैं सिर्फ तुम्हें क्यों बचाऊं? सिर्फ इसलिए कि तुम सोचने के काबिल हो? गिलगमेश पूरी तरह से खामोश हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसे कुछ समझ आने लगता है। मैं कहता हूं, तुम्हें बचाने कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं कर सकता। किसी सेवियर का इंतजार मत करो। सिर्फ तुम ही खुद को बचा सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें सिविलाइजेशन के टूल्स दे सकता हूं ताकि तुम खुद को बचा सको। गिलगमेश मेरी हथेली में खड़ा होकर खौफ के साथ नीचे घूरता है। ये पहली बार है जब उसने बादलों के ऊपर से दुनिया को देखा है। पहाड़ और नदियां उसके नीचे छोटी हो गई हैं। जायंट के पैरों के नीचे अनगिनत बीस्ट्स भाग रहे हैं और दहाड़ रहे हैं, जो भारी सैवेज ग्रैंडियर का एक नजारा है। वो कांपती हुई आवाज में बोलता है, इतनी ऊंचाई से कितना लुभावना नजारा है और यह कितनी खौफनाक और इंस्पायरिंग तरह की पावर है। वो पूछता है, तो फिर सिविलाइजेशन क्या है? मैंने कभी भी एक न्यूबॉर्न रेस को सिविलाइजेशन समझाने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मैं एक पल के लिए सोचता हूँ, फिर अपना जवाब देता हूँ। सिविलाइजेशन वो फ्लेम है, वो नॉलेज है, वो ऑर्डर है और सबसे बढ़कर वो पावर है जिसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है। खुद को प्रोटेक्ट करने के शब्दों पर गिलगमेश एक डेज में चला जाता है। मैं उसे अपने कंधे पर बिठाता हूँ, वापस ग्रैंड कैनियन की तरफ चलता हूँ और अपने बैकपैक से मिनिएचर वेलकम पाइन को जमीन में लगा देता हूँ।
रियल वर्ल्ड में ये सिर्फ 60 सेंटीमीटर टॉल है, लेकिन इस मिनिएचर लैंड के लिए ये एक एंडलेस डिवाइन ट्री है जो बादलों में गायब हो जाता है। ऊपर देखने पर वो विशाल कैनपी घुमावदार धुंध में गायब हो जाती है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। मैं कहता हूं, अगर तुम्हें सिविलाइजेशन की पावर चाहिए तो अपनी हिम्मत साबित करो, डिवाइन ट्री पर चढ़ो। ये तुम्हारा ट्रायल है, विजडम और करेज का ट्रायल। बोलते हुए मैं उस कस्टम अलॉय ब्लेड और एक केरोसिन में भीगी हुई मैच को पेड़ की चोटी पर रख देता हूँ। फिर मैं एक पल के लिए सोचता हूँ और एक कैप्सूल ऐड करता हूँ जिसमें टर्माइट जीन्स हैं, जो कीटनकिन एक्सपेरिमेंट का एक बाई प्रोडक्ट है। मेरी आवाज़ एक बार फिर आसमान में गूंज उठती है। ये सिविलाइजेशन के 3 गिफ्ट्स हैं। पहला, ईए, द सोर्ड ऑफ सेवरेंस। ये वो वेपन है जो सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करता है। इस दुनिया में भरे हुए सैवेज बीस्ट्स के उलट सिर्फ वो स्पीशीज जो टूल्स का इस्तेमाल कर सकती है वही इंटेलिजेंट कहलाने के लायक है। दूसरा, वो टॉर्च जो सीयरिंग फ्लेम के साथ जल रही है। ये वो ब्रिज है जो सिविलाइजेशन को सस्टेन करता है। आग पर काबू पाने का मतलब सिविलाइजेशन की शुरुआत करना है। तीसरा, द ब्लड ऑफ पावर। सिर्फ सबसे बहादुर जिंदा वॉरियर ही इसे ले सकता है। इसके ट्रायल को सरवाइव करो और तुम्हें वो ताकत मिलेगी जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अगर फेल हुए तो मारे जाओगे। अगर तुम अपने लोगों की किस्मत बदलना चाहते हो तो टॉर्च बुझने से पहले डिवाइन ट्री पर चढ़ो और तीनों गिफ्ट्स पर अपना कब्जा कर लो। मैं उस जवान की तमकिन को धीरे से जमीन पर वापस रख देता हूँ, फिर वहां से दूर चला जाता हूँ जबकि वो सन्न होकर मेरी तरफ घूरता रहता है। जैसे ही मैं ऑर्चर्ड से बाहर कदम रखता हूँ, मैं सैंडबॉक्स के टाइम फ्लो को 100 गुना बढ़ा देता हूँ। वो मैच जो रियल टाइम में सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए जलती, अब सैंडबॉक्स के अंदर कई दिनों तक जलेगी। मैं अपने बाइनोक्यूलर्स उठाता हूं और देखता हूं, जवान गिलगमेश अपना जबड़ा कसता है और चढ़ना शुरू कर देता है। मेरे नजरिए से उसके मूवमेंट्स इतने तेज हैं कि वो सिर्फ एक ब्लर छोड़कर जाते हैं। बस कुछ ही सेकंड्स में वो अनगिनत बार गिरता है, लेकिन लगभग 10 और सेकंड्स के बाद वो आखिरकार चोटी पर पहुंच ही जाता है। लेकिन असलियत में सैंडबॉक्स के अंदर मौजूद गिलगमेश के लिए वो बहुत पहले ही ये गिनती भूल चुका है कि वो कितनी बार गिरा था। डिवाइन ट्री के बिल्कुल ऊपर उस हरी भरी कैनपी पर खड़े होकर गिलगमेश उस तलवार को ऊंचा उठाता है और ऐसा लगता है कि वो कुछ चिल्ला रहा है। फिर वो दोबारा ब्लर होता है और नीचे उतर आता है। जानने की उत्सुकता में मैं अपने क्रिएटर्स पावर का इस्तेमाल करके ट्री टॉप के उस सीन को रीप्ले करता हूँ। मैं देखता हूँ कि गिलगमेश पेड़ पर फतह हासिल कर लेता है और ईए, द सॉर्ड ऑफ सेवरेंस को अपने सिर के ऊपर एक बड़े आर्क में उठा लेता है। वो नीचे की दुनिया को घूरता है। उसकी काली शेल प्लेट चमक रही है। उसका चेहरा एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। वो चिल्लाता है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, ठीक वैसे ही जैसे उनके पास साइज है। हमारे लोगों में से हर एक के पास डिवाइन पावर होगी, ऐसी ताकत जो हर बीस्ट को खौफ में भागने पर मजबूर कर देगी। मैं अपने लोगों को इस दुनिया की चोटी पर ले जाऊंगा और जमीन के हर हिस्से में सिविलाइजेशन की फ्लेम को फैला दूंगा। डिवाइन ट्री के ऊपर उस प्राचीन एज में ये पल हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद सबसे पुरानी यानली डायनेस्टी, जो एक चिंगारी की तरह गायब होने से पहले कभी शानदार ढंग से फली फूली थी, उसे आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जमीन से निकाला जाता है, जो महान राजा के नाम पर लिखी गई एक एपिक हिस्ट्री खोज निकालते हैं। सबसे पुराना जाना जाने वाला टेक्स्ट यानली जेनेसिस यह रिकॉर्ड करता है, वो वाइज कोलोसस 10,000 फुट लंबा खड़ा था। चेहरा डिवाइन था, आते ही पहाड़ों और नदियों को कुचल रहा था। उसने डिवाइन ट्री लगाया, विजडम का ट्रायल तय किया और जवान हीरो किंग गिलगमेश को सिविलाइजेशन के 3 गिफ्ट्स दिए। जब मैं अगली सुबह जागता हूँ, सैंडबॉक्स के अंदर 100 ईयर्स बीत चुके हैं। किन के लिए, जिनकी एवरेज लाइफ स्पैन 40 से 50 ईयर्स है, वो पूरे 2 जनरेशन्स के बराबर है। मैं उत्सुकता से सोचता हूँ, क्या 2 जनरेशन्स के बाद वो जवान गिलगमेश पहले ही बुढ़ापे की वजह से मर चुका है? इसका जवाब है नहीं। वो पूरी तरह से जिंदा है और वो मुझे बहुत हैरान करता है। मेरे जाने के बाद के पहले 10 सालों में गिलगमेश ने किन को लीड किया जब वो लगातार भाग रहे थे। वो इस बात पर हैरान था कि दुनिया में इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मौजूद हैं। वो फ्लेम जो खाना पकाती थी, रात में बीस्ट्स को दूर भगाती थी और जमा देने वाली रातों में ठंड को दूर रखती थी। इसमें कोई शक नहीं कि वाइस कोलोसस ने कहा था कि आग वो जगह है जहां से सिविलाइजेशन शुरू होती है, और ईए, द सोर्ड ऑफ सेवरेंस, इस प्राचीन जंगल में अनस्टॉपेबल साबित हुई। इसके साथ गिलगमेश ने अनगिनत खूंखार बीस्ट्स को काट डाला, अपने लोगों को बस इतनी देर तक जिंदा रखा ताकि वो आखिरकार पलटवार कर सकें। दूसरे दशक में गिलगमेश ने अपनी जवानी पीछे छोड़ दी और अपने 30s में प्रवेश किया। वो लंबा और ताकतवर हो गया, किन के बीच सबसे महान हंटर, जिसे उसकी ट्राइब के लोग हीरो किंग कहते थे। उसने मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जमीन को जला भी दिया और फार्मिंग के सबसे पहले कच्चे रूपों की शुरुआत की। वो एरोगेंट और डोमिनेटिंग था, किसी के सामने नहीं झुकता था।
वाइस कोलोसस ने सिविलाइजेशन के 3 गिफ्ट्स उसके हाथों में सौंप दिए थे। वो साफ तौर पर समझता था कि सिविलाइजेशन का मतलब नॉलेज और हिस्ट्री को प्रिजर्व करना है। इसलिए उसने बेखौफ होकर अपने लोगों की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए राइटिंग का एक सिस्टम ईजाद किया, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, जिसने लैंग्वेज को पूरी तरह से बदल दिया। इस बात पर यकीन करते हुए कि वो सिविलाइज्ड वर्ल्ड बनाने वाला पहला इंटेलिजेंट बीइंग था, उसने अपनी खुद की हिस्ट्री को एक किताब में डॉक्यूमेंट किया और उसकी तारीफों के पुल बांधे। बेशर्मी से उसका नाम जेनेसिस रख दिया। वो ब्रूटल और टिरानिकल था, एक एब्सोल्यूट डिक्टेटर, फिर भी पूरी तरह से मैग्नेटिक। उसकी ट्राइब में उसकी 131 पत्नियां थीं और सभी ने उसके बच्चों को जन्म दिया। उसके ज्यादातर ऑफस्प्रिंग ताकतवर और काबिल थे, जिन्हें उसका शरीर और उसका दिमाग दोनों विरासत में मिले थे। लेकिन कितन के औसतन सिर्फ 30 से 40 साल ही जीते हैं। गिलगमेश अब अपने 30s में है। वो निडर वॉरियर जिसने कभी ये को अपने सिर के ऊपर घुमाया था, अब अपनी जिंदगी की शाम में दाखिल हो चुका है। लकड़ी से बने एक ट्री हाउस में चूल्हे में आग दहक रही है। गिलगमेश शैडो क्लॉ की खाल से बुनी हुई एक बड़ी कुर्सी पर शांति से बैठा है और लपटों से धीरे धीरे बात कर रहा है। यह सिविलाइजेशन की वो फ्लेम है जो वाइस कोलोसस ने मुझे दी थी। कितनी खूबसूरत है, एक नाचते हुए लाल रंग के फूल की तरह। गिलगमेश का कभी ताकतवर रहा शरीर अब बूढ़ा हो चुका है। वो मुड़कर दीवारों पर लटकी बीस्ट्स की खोपड़ियों की कतारों को देखता है, जो इस जमीन के हर खौफनाक क्रीचर की ट्रॉफीज हैं। उसकी जिंदगी काफी शानदार रही है, काफी ब्रिलियंट रही है। उसने अपनी जवानी में जो सपने देखे थे वो सब हासिल कर लिए। वो संतुष्ट है। अगला चीफ पहले ही चुना जा चुका है, उसका बेटा अल्टोरिया, जो उससे कम काबिल नहीं है, ट्राइब को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। गिलगमेश ये साफ महसूस करता है, उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। मौत हर जिंदा चीज के लिए आती है। वो इसके साथ लगभग समझौता कर चुका है। फिर वो चुपचाप ब्लड ऑफ पावर बाहर निकालता है और आ भरता है। वो सोचता है अब फिक्र करने के लिए कुछ नहीं बचा है। वाइस कोलोसस ने एक बार कहा था, सिर्फ दुनिया का सबसे बहादुर वॉरियर ही इस तीसरे गिफ्ट को पी सकता है। क्या मैं वो वॉरियर हूं? मुझे पता लगाने दो। अपनी शाम में एक हीरो, उसकी धुंधली आंखें पल भर के लिए फड़कती हैं, शान से जी गई एक जिंदगी की झलक। बिना किसी चेतावनी के आंसू गिर पड़ते हैं। वो खामोशी से अपने हाथ पर कट लगाता है और ब्लड ऑफ पावर को घाव में डाल देता है। एक ऐसा दर्द जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उसके शरीर को चीर कर रख देता है। गिलगमेश तड़पा है और जमीन पर गिर पड़ता है। इस बूढ़े होते हीरो ने अनगिनत लड़ाइयां सर्वाइव की हैं, लेकिन वो इस तरह कभी नहीं तड़पा। आखिरकार वो बर्दाश्त कर लेता है। वो धीरे धीरे उठता है। उसके लंबे बाल बिल्कुल सिल्वर हो चुके हैं। उसका चेहरा फ्लॉलेस और डिवाइनली जवान है। ट्री हाउस में सिल्वर बालों वाला एक पावरफुली बिल्ट जवान आदमी बुदबुदाता है। द ब्लड पावर, क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिफ्ट है। गिलगमेश महसूस कर सकता है कि ताकत एक न रुकने वाले बहाव की तरह उसके अंदर दौड़ रही है। इसी बीच ट्राइब के बाहर गिलगमेश का बेटा अल्टोरिया एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, जो ये द सोर्ड ऑफ सेवरेंस को ऊंचा उठाए हुए खुद को नया चीफ घोषित कर रहा है। अल्टोरिया बुद्धिमान और नोबल है। उसका टैलेंट और ह्यूमिलिटी उसे उसके ब्रूटल एरोगेंट पिता से कहीं ज्यादा बेहतर नेता बनाते हैं। गिलगमेश ये जानता था, यही वजह है कि उसने अल्टोरिया को अपना सक्सेसर चुना था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अल्टोरिया दयालु है और उसे बहुत प्यार किया जाता है। उसने हमेशा अपने पिता की इज्जत की है और कभी भी उनकी पोजीशन का लालच नहीं किया। लेकिन गिलगमेश किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा, एक पोटेंशियल खतरे को भी नहीं। वो सोचता है, मैं लौट आया हूं, चीफ की कुर्सी अभी भी मेरी है। उस दिन ट्राइब में दुख की चीखें गूंज उठती हैं। हीरो किंग गिलगमेश अपने ही बेटे को मार देता है और चीफ की कुर्सी वापस ले लेता है। उसकी दूसरी जिंदगी शुरू होती है। अपनी दूसरी जिंदगी के पहले दशक में वो अपने लोगों को पत्थर के घर बनाने, ट्राइब को एकजुट करने और आधिकारिक तौर पर स्टोन एज में प्रवेश करने के लिए लीड करता है, जो बड़े बीस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस का युग है। ब्लड ऑफ पावर से ताकतवर होकर गिलगमेश अब अनगिनत जीन्स की ताकत रखता है। वो पुराने पेड़ों को आसानी से उखाड़ सकता है और अपने नंगे हाथों से पहाड़ों को हिला सकता है। वो बीस्ट्स के खिलाफ युद्ध में अपने लोगों को लीड करता है। 13 सालों की लगातार लड़ाई के बाद वो अपनी नजर इस जमीन के सबसे खौफनाक क्रीचर फेनबा पर टिकाता है, जो 100M का बीस्ट है और जिसे जिंदा सबसे ताकतवर जानवर माना जाता है। फेनबा इस कॉन्टिनेंट के बीस्ट एरा का अनडिस्प्यूटेड किंग है, वही क्रीचर जो मेरी सेट की गई साइज कैप तक इवॉल्व हुआ था। गिलगमेश और फेनबा 3 दिनों और 3 रातों तक लड़ते हैं। जमीन फट जाती है, कैनियंस ढह जाते हैं, बीस्ट्स जंगलों से भाग जाते हैं। जब ये खत्म होता है, गिलगमेश खून से लथपथ होकर लौटता है, एक हाथ में ईए और दूसरे हाथ से 100M फेनबा की लाश को घसीटते हुए। एक हाथ से वो पहाड़ की चोटी की साइज की एक लाश को खींचता है,
जमीन के आर पार ट्राइब्स के अनगिनत लोग अपनी रूह तक खौफ में आ जाते हैं। वो उसके समान में एपिक्स लिखते हैं और उसकी ताकत के गीत गाते हैं। वो इतिहास का सबसे महान हीरो किंग है। वो चिल्लाता है, मैं एक नेशन बनाऊंगा। जिस पल वो वापस लौटता है, एक दर्जन से ज्यादा ट्राइब्स के लोगों के कंधों से भारी बोझ उतर जाता है। भीड़ खुशी से झूम उठती है। लोग खुशी के आंसू रोते हैं। वो ये बात अपनी हड्डियों तक जानते हैं। इस महान हीरो किंग के राज में मायूसी से भटकने की एज खत्म हो गई है। वो अब कभी भी बीस्ट्स के खौफ में नहीं जिएंगे। सिविलाइजेशन की एक नई एज शुरू हो चुकी है। इतिहास जीतने वालों के जरिए लिखा जाता है। गिलगमेश अपने बेटे के कत्ल को हटा देता है और यानली जेनेसिस में सिर्फ अपनी शान, अपनी बहादुरी को रिकॉर्ड करता है। यानली जेनेसिस रिकॉर्ड करती है, गिलगमेश ने ब्लड ऑफ पावर पी लिया, लेजेंडरी फिम्बा को मार डाला, दीवारें बनाने के लिए बड़े पत्थरों को हिलाया और इतिहास का पहला सिटी स्टेट स्टोन हार्ट सिटी बसाया। समय आगे बढ़ता है। गिलगमेश, जो अब पूरी जमीन का रूलर है, अपना पूरा ध्यान सिविलाइजेशन बनाने पर लगा देता है। वो आयरन फोकस के साथ राज करता है, पावरफुल और मैग्नेटिक, फिर भी पूरी तरह से मर्सिलेस। वो करेंसी चलाता है, लैंग्वेज को निखारता है, शहर बसाता है और बेरहमी से अपने लोगों को रिजिड कास्ट में बांट देता है। वो लोगों की दौलत चूस लेता है और दुनिया के किनारों को एक्सप्लोर करने के लिए वॉरियर्स की फौजों को बाहर भेजता है। वो अपने लोगों का सबसे महान हीरो किंग और एक अनक्वेश्चनेबल टायरेंट है। यानली डायनेस्टी के ईयर 87 में गिलगमेश 127 ईयर्स का है। स्टोन हार्ट सिटी करोड़ों लोगों तक फैल चुका है। यहाँ अनगिनत स्लेव्स का व्यापार होता है। नोबिलिटी के मनोरंजन के लिए एक अरीना बनाया गया है। जो लोग ट्राइबल दिनों में जिए थे वो बहुत पहले ही मर चुके हैं। सदियां बीत चुकी हैं। उनके वंशजों को उस दर्द का कुछ भी याद नहीं है जो उनके पूर्वजों ने सहा था। वो आराम में सड़ रहे हैं। लेकिन यानली का राजा अभी भी उतना ही खूंखार है। स्टोन हार्ट के उस धुंधले अंधेरे रॉयल हॉल में एक लंबा और बेहद हैंडसम आदमी सफेद हड्डी से तराशे गए एक तख्त के सामने शांत खड़ा है। ये कभी भी उसकी बगल से दूर नहीं होता। हान मिंग, जो स्टार एनवॉय और रॉयल मिनिस्टर है, गहराई से झुकता है और पूरे जोश के साथ सब कुछ बताता है। योर मैजेस्टी, गिलगमेश, यानली के महान राजा और सिटी स्टेट्स के भगवान, हमने पूरी दुनिया का नक्शा बना लिया है। गिलगमेश अपनी तेज नजर मिनिस्टर पर टिकाता है। उसकी आंखें महल की दीवारों के पार नीले आसमान को चीरती हुई महसूस होती हैं। तो मुझे बताओ, हमारी दुनिया कैसे दिखती है? हर दिशा में भेजे गए वॉरियर्स ने दशकों तक एक्सप्लोर किया और कई इस सफर में मारे गए। अब जाकर वो जवाब के साथ वापस लौटते हैं। हनमिंग ड्रामेटिक तरीके से इशारा करता है, हमारी दुनिया का आसमान गोल है और जमीन चौकोर है। आसमान अनंत रूप से ऊपर तक फैला है। जमीन एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसके बीच में एक बड़ा ओशन है और चारों तरफ पहाड़ और नदियां हैं। दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सीधी लाइन में सबसे तेज बीस्ट की सवारी करने और वापस आने में 20 सालों से भी ज्यादा का वक्त लगता है। तख्त पर बैठा गिलगमेश एक लंबे पल के लिए खामोश रहता है, फिर बोलता है, इतना काफी है, तुम जा सकते हो। जी योर मैजेस्टी। हनमिंग जाने के लिए उठता है, फिर रुकता है और आखिरी बार अपने राजा को पलट कर देखता है। उसकी आंखें श्रद्धा से भरी हैं। इस महान हीरो किंग ने उन्हें गुफाओं से बाहर निकाला और एक ट्राइब बनाई। वो उन्हें फार्मिंग के एज से निकालकर स्टोन एज में ले गया और उससे भी आगे एज ऑफ सिटी स्टेट्स में पहुंचा दिया। उसने जिंदा सबसे खौफनाक बीस्ट किंग फेनबा को मार डाला और सिविलाइजेशन की एक के बाद एक एज की शुरुआत की। 30 से भी ज्यादा साल पहले हनमिंग सिर्फ एक जवान मुसाफिर था जब हिज मैजेस्टी ने उसे महल में बुलाया था और दुनिया का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी दी थी। 30 सालों बाद मिशन पूरा करके स्टोन हार्ट सिटी वापस लौटते हुए वो अब जवान नहीं रहा। वो एक कांपता हुआ बूढ़ा इंसान है। आंखें धुंधली हो चुकी हैं। इस दुनिया में अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। और फिर भी हिज मैजेस्टी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे वो 30 साल पहले दिखते थे। उन पर वक्त का कोई निशान नहीं है। सच में एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रूलर। हानमिंग का शरीर कांपता है, उसकी आंखें भक्ति से जल रही हैं। इन पिछले 100 सालों में हिज मैजेस्टी ने एक बार भी अपनी ताकत की पूरी हद नहीं दिखाई है। अब कोई नहीं जानता कि वो असल में कितने ताकतवर हैं। शायद आने वाले सालों में यह इमॉर्टल किंग यानली के लोगों को सिविलाइजेशन की अगली एज में ले जाएगा। जब आखिरकार महल खाली हो जाता है तो गिलगमेश उन शब्दों को अपने दिमाग में दोहराता है और एक लंबी आह भरता है। वो धीरे से अपना हाथ अपने पास रखी तलवार पर फेरता है, एक ऐसे साथी की तरह जिसने इन अनगिनत सालों में कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वो बुदबुदाता है, और फिर भी मैंने पूरी दुनिया छान मारी और मुझे कोई जवाब नहीं मिला कि तुम कैसे बनी थी। गिलगमेश अविश्वास के साथ ब्लेड को सहलाता है। ये मटेरियल क्या है? कौन सी बीस्ट बोन? किस तरह का क्राफ्ट ये बना सकता है? सच तो यह है कि इस दुनिया को कभी भी एक असली दुनिया बनने के लिए नहीं बनाया गया था। मैंने सैंडबॉक्स में कभी भी और नहीं दबाया, इसलिए अंदर की सिविलाइजेशन कभी भी स्टोन एज से आगे नहीं बढ़ सकती। दुनिया की उनकी समझ ने
मेटल नाम का कोई शब्द कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उनके लिए ये चमकने वाला अनब्रेकेबल मटेरियल कुछ रहस्यमयी, ताकतवर और पूरी तरह से अनोखा है। वो सोचता है हमें दुनिया का किनारा मिल गया और अभी भी उस महान वाइस कॉलोसस का कोई नामो निशान नहीं है। वो कहाँ रहता है? वाइज कॉलोसस के पास जो सिविलाइजेशन है वो समझ से बिल्कुल परे है। ये तलवार जो उसने मुझे तोहफे में दी थी वो सबसे बड़ा खजाना है जिसे मैंने कभी पकड़ा है। और फिर भी क्या ये तलवार जिसने पूरी एक सिविलाइजेशन खड़ी कर दी, वो एक चेतावनी भी नहीं है। वो ताकत जिसे सिविलाइजेशन कहा जाता है, मैंने सिर्फ उसका एक अंश ही पकड़ा है। बाकी सब कुछ अननोन है। ये तलवार कैसे बनी, इसका रहस्य उसे खौफ से भर देता है। ये उसके सिर के ऊपर एक तलवार की तरह लटकी हुई है जो किसी भी पल गिरने और उसकी जान लेने के लिए तैयार है। सिविलाइजेशन की ताकत, मैं कितनी शिद्दत से यह सब पाना चाहता हूँ। गिलगमेश सदियों से सोए हुए एक शेर की तरह तख्त पर बैठा है। उसकी नज़र धीरे धीरे दूर ख्यालों में खो जाती है। उसका दिमाग 100 साल पहले की यादों में चला जाता है। वो टावरिंग फिगर, 10,000 फुट का कॉलोसस जिसकी कुदरत से ही डिवाइन रोशनी निकल रही थी, उसकी विशाल हथेली जवान गिलगमेश को संभाले हुए थी, दुनिया को देखते हुए, सिविलाइजेशन के 3 गिफ्ट्स देते हुए। उसकी जिंदगी का सबसे न भूलने वाला पल अभी भी इतना साफ है जैसे कल की ही बात हो। वो सोचता है मेरी जिंदगी फिर से खत्म हो रही है। ब्लड ऑफ पावर अब मेरे लिए काम नहीं करता। मैं एक तीसरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। महान वाइज कॉलोसस, मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता हूँ। बदनसीबी से उस वक्त मैं डिनर कर रहा हूँ और अपने नेबर के साथ बात कर रहा हूँ और मुझे गिलगमेश की प्रार्थना बिल्कुल भी सुनाई देती। अगर सुन भी लेता तो मैं कोई जवाब नहीं देता। जो पैदा होता है और बुढ़ापे में मरता है उसे मरना ही होता है। कोई भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। गिलगमेश पहले ही एक ऐसी लेजेंडरी जिंदगी जी चुका है जिससे मुझे भी जलन होती है। ग्लोरियस, मशहूर, लार्जर देन लाइफ, उसे और क्या चाहिए। लेकिन मैंने इस बात का कम अंदाजा लगाया था कि वो कितनी शिद्दत से जिंदगी से चिपका हुआ है। एक बार मौत का स्वाद चखने और वापस आने के बाद अब वो मौत से इस कदर खौफजदा है जैसा वो पहले कभी नहीं था। यह हीरो किंग तीसरी जिंदगी चाहता है। यानली डायनेस्टी का ईयर 102, गिलगमेश 142 ईयर्स का है। यह लेजेंडरी राजा जो पहले ही किसी भी आम इंसान से 3 गुना ज्यादा जी चुका है, उसमें बुढ़ापे के निशान दिखने लगते हैं। वो गुस्से से फट पड़ता है, पूरी सल्तनत को हिलाकर रख देता है। वो वाइस कॉलोसस को ढूंढने के लिए पूरे नेशन को मोबिलाइज करने का एक रॉयल डिक्री जारी करता है और लॉन्जेविटी एलिक्सर्स बनाने और डार्क मैजिक पर रिसर्च करने के लिए हर कोने से एल्केमिस्ट्स और सॉर्सरर्स को बुला लेता है। प्राचीन जंगल में भारी तादाद में बीज काटे जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के लिए उनके शरीर के अंगों को निकाला जाता है। यहाँ तक कि कभी फलने फूलने वाले शैडो क्लॉज भी लगभग एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच जाते हैं। इतिहास उस दौर में दाखिल होता है जिसे नोटोरियस एरा ऑफ टिरनी के नाम से जाना जाएगा। 13 साल बाद एक कॉट सॉर्सरर एक लॉन्जेविटी एलिक्सर बनाता है जो गिलगमेश की जिंदगी को बढ़ाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके खिलाफ टॉलरेंस बहुत जल्दी बन जाती है। कई डोजेस के बाद ये पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। गिलगमेश वापस एक न रुकने वाली गिरावट की तरफ फिसलने लगता है। मौत को कोई भी जिंदा चीज नहीं टाल सकती, यहां तक कि सबसे महान हीरोज भी नहीं। यानली डायनेस्टी का ईयर 145, 30 और साल बीत चुके हैं। गिलगमेश महसूस कर सकता है कि उसकी जिंदगी एक खौफनाक रफ्तार से खत्म हो रही है। ये कभी ताकतवर रहा बूढ़ा आदमी अपने तख्त पर बिना हिले बैठा है, आंखें बंद किए हुए अपने आप से बुदबुदा रहा है। मेरी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी है। मैं मरना नहीं चाहता, अभी नहीं। 3 दिनों तक खामोशी से बैठे रहने के बाद वो अपनी बूढ़ी आंखें खोलता है और समय के साथ समझौता कर लेता है। वो अगले राजा के लिए कैंडिडेट्स चुनना शुरू कर देता है। पूरी डायनेस्टी में हड़कंप मच जाता है। महान राजा मरने वाला है। अमर हीरो किंग गिलगमेश असल में मरने वाला है। फिर भी किसी की खुलेआम इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं होती। पिछली बार जब उसकी जिंदगी कमजोर पड़ी थी तो गिलगमेश ने अपने सबसे भरोसेमंद बेटे ऑल्टोरिया को सक्सेसर चुना था। फिर जब उसने अपनी दूसरी जिंदगी वापस ली तो उसे अपने ही हाथों से मार डाला था। कोई भी अगला अल्टोरिया नहीं बनना चाहता, लेकिन गिलगमेश एक बार फिर साबित करता है कि वो सबसे चालाक राजा क्यों है। वो एक ऑर्डर जारी करता है, तख्त के हर कैंडिडेट को ब्लड ऑफ पावर मिलेगा, उन्हें उसके बराबर की ताकत मिलेगी, जिससे उन्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, और हर एक को अपना खुद का दूसरा सिटी स्टेट बनाने का हक दिया जाएगा। यह ऐलान पूरे नेशन को चौंका देता है। मर्चेंट्स, स्लेव्स, कॉमनर्स, नोबल्स और क्राफ्ट्समैन महल के दरवाजों पर उमड़ पड़ते हैं। अनगिनत लोग ट्रायल्स पास करते हैं, लेकिन ब्लड ऑफ पावर की रिजेक्शन की वजह से मर जाते हैं। सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एनकिदू जो फॉरेस्ट वॉरियर है और रैंडल जो प्लेन्स वॉरलॉर्ड है। हर एक को ब्लड ऑफ पावर मिलता है, वो अपना खुद का एक सिटी स्टेट बनाने चले जाते हैं। ब्लड ऑफ पावर से ताकत पाने वाले अगली पीढ़ी के 2 राजा उभर चुके हैं। वो तख्त संभालेंगे और मरते हुए गिलगमेश की जगह लेंगे, यानली सिविलाइजेशन को इसकी अगली एज में ले जाएंगे।
सिविलाइजेशन की शुरुआत गिलगमेश से हुई थी, ये उस पर खत्म नहीं हो सकती। यानली डायनेस्टी का ईयर 175, 3 राजा एक साथ राज करते हैं। सिटी स्टेट्स एक अनप्रेसिडेंटेड गोल्डन एज में दाखिल होते हैं, और तब गिलगमेश को सच में मौत के आने का एहसास होता है। वो एक आखिरी कोशिश करता है, क्राफ्ट्समैन को बुलाकर वाइज कोलोसस का एक ऐसा टेम्पल बनवाता है जो उसके बनाए गए किसी भी महल से कहीं ज्यादा शानदार है। उस विशाल पत्थर के मंदिर के अंदर इसके बीचों बीच एक जायंट की एक ऊंची मूर्ति खड़ी है। 10,000 फुट का वो चमकदार कोलोसस जो जवान हीरो किंग को एक हथेली में पकड़े हुए है, आंखें शांत हैं, दुनिया को नीचे देख रही हैं। उसका पूरा रूप डिवाइन व्हाइट लाइट से दहक रहा है। उस दिन गिलगमेश अपने मिनिस्टर्स और अपने करोड़ों प्रजा में से हर एक को मंदिर में नेशन वाइड पूजा करने के लिए लीड करता है, इस उम्मीद में कि वाइज कोलोसस उसकी सच्चाई को महसूस करेगा। गिलगमेश के बूढ़े चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। काश मैं मरने से पहले एक आखिरी बार वाइज कोलोसस को देख पाता। लगभग 100 साल बीत चुके हैं। अब मौत की कगार पर खड़े होकर गिलगमेश पूरी रॉयल कोर्ट को मंदिर तक लीड करता है और अपनी दूसरी मिन्नत करता है, महान वाइज कोलोसस, गिलगमेश तुम्हें दोबारा देखना चाहता है। वो एक ख्वाहिश जो यह हीरो किंग अपनी जिंदगी के अंत तक लिए फिरता है। बस एक आखिरी मुलाकात उस हस्ती से जिसने उसे सिविलाइजेशन के 3 गिफ्ट्स दिए थे। ये सेरेमनी इतनी विशाल है कि मैं भी जो टहलने निकला था, अचानक क्रिएटर्स माइंड से एक मैसेज रिसीव करता हूँ। मैं भावुक हो जाता हूँ। मैं इस पुराने जान पहचान वाले से मिलने का फैसला करता हूँ, और इसके अलावा अब वक्त आ गया है कि मैं काइटन किन जो कर रहे हैं उस पर रोक लगाऊं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक्सेलरेटेड टाइम के बस कुछ ही दिनों में वो अनगिनत इकोसिस्टम्स को तबाह कर देंगे और इतनी सारी स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंचा देंगे, सिर्फ गिलगमेश के अमर होने के सपने के लिए। मैं सैंडबॉक्स के टाइम फ्लो को नॉर्मल पर रीसेट करता हूं और अंदर कदम रखता हूं। उसी पल सैंडबॉक्स का हर क्रीचर इसे महसूस करता है। जमीन उनके नीचे कांपने लगती है। पहाड़, नदियां, ओशन, सब कुछ हिल जाता है। पेड़ पैरों तले कुचले जाते हैं। घाटियों में मैसिव फुटप्रिंट्स छप जाते हैं। बीस्ट्स जंगलों से हर दिशा में भागते हैं। धीरे धीरे स्टोन हार्ट सिटी भी कांपने लगता है। क्या हो रहा है? क्या शहर ढहने वाला है? ठीक उसी पल गिलगमेश पत्थर की मूर्ति के सामने कोर्ट को पूजा में लीड कर रहा है, और वो इसे महसूस करता है। पहली बार उस महान हीरो किंग के बूढ़े चेहरे पर एक मासूम बच्चे जैसी खुशी छा जाती है। 200 सालों के बाद वो जिसने मुझे सिविलाइजेशन के 3 गिफ्ट्स दिए थे, आखिरकार लौट आया है। मैं करोड़ों लोगों के घर स्टोन हार्ट सिटी के ऊपर देखता हूँ और एक शांत खौफ महसूस करता हूँ। मेरे नजरिए से ये एक बास्केटबॉल कोर्ट से बड़ा नहीं है, लेकिन इस बात को देखते हुए कि इसे छोटे काइटेन किन ने बनाया था, यह सच में बहुत शानदार है। मैं नीचे बने नाजुक टेम्पल्स और ऑल्टर्स को देखता हूँ। उस महान पत्थर की मूर्ति के नीचे सिल्वर बालों वाला बूढ़ा हीरो किंग ऊपर मेरी तरफ देखता है, हाथों में ईए है, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। मैं अपनी नज़र इस रोते हुए हीरो पर नीचे करता हूँ। वो छोटा सा कच्चा जवान काइटेन किन जिसे मैंने कभी अपनी हथेली में पकड़ा था, वो जो डिवाइन ट्री की बिल्कुल चोटी पर खड़ा था, ईए को आसमान की तरफ उठाकर दहाड़ रहा था। वो बूढ़ा हो चुका है, अपने सालों के अंत के करीब पहुंच चुका है, और फिर भी उसकी जवानी की वो खूंखार दहकती हुई रूह कल जैसी ताज़ा महसूस होती है। मैं पूछता हूँ, गिलगमेश, क्या ये साल तुम्हारे लिए अच्छे रहे? मेरी आवाज़ बहुत हल्की है, फिर भी ये बादलों को चीरती हुई नीचे उस महान शहर पर गिरती है। गिलगमेश उस पवित्र तलवार के सहारे टिकता है और कांपने लगता है। काफी हद तक ठीक ही रहे, मुझे लगता है। उसकी आवाज रूखी और भारी है। वो बादलों को चीरते हुए उस कोलोसस को घूरता है, यहां तक कि अब भी इसे पहले देख लेने के बावजूद ये नजारा उसे हिलाकर रख देता है। 10,000 फुट का कोलोसस सीधा आसमान में उठता है। उसका शरीर जैसे पूरे स्वर्ग को संभाले हुए लगता है। घनी रोशनी उसके चेहरे को छिपा लेती है। बादलों के पार एक शुद्ध पवित्र चमक रिस रही है। वो मेजेस्टिक कोलोसस पूरे स्टोन हार्ट सिटी के ऊपर नीचे देखता है, टावरिंग, सॉलम, डिवाइन। किसी भी भाषा का कोई शब्द यह बयान नहीं कर सकता कि वो कैसा दिखता है। ये सच है, ये असल में सच है। शहर के करोड़ों लोगों में से हर एक, चाहे वो फाइन लेदर रोब्स पहने अमीर मर्चेंट्स हों या फटेहल स्लेव्स, हर एक कॉमनर और क्राफ्ट्समैन अपना काम छोड़कर अपने घरों से बाहर आ जाता है, सड़कों पर खड़ा होकर सिर पीछे झुकाकर उस कोलोसस को घूरता है जो आसमान को चीर रहा है। लोग कहते हैं ये लेजेंड का वो वाइज कोलोसस है, वो जिसने हमें सिविलाइजेशन दी, और ये सच में 10,000 फुट लंबा है। क्या हस्ती है, सूरज, चांद और तारों जितनी ही महान। हर कोई खौफ में जमा हुआ खड़ा है, दिमाग खाली है, लालसा, डर, अचरज, सब कुछ एक साथ उमड़ रहा है, जो कुछ ऐसा बन जाता है जिसे सिर्फ भक्ति ही कहा जा सकता है।
गिलगमेश अपने आसपास खड़े मंत्रियों के हैरान चेहरों को देखता है और हल्के से हंस पड़ता है। उसे याद आता है कि पहली बार वाइस कोलोसस को देखकर उसे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था। एक लंबी खामोशी के बाद गिलगमेश अपना सिर ऊपर उठाता है। उसकी आंखें लालसा से जल रही हैं। वाइस कोलोसस, तुमने 100 साल से भी ज्यादा समय पहले मुझे सिविलाइजेशन सौंपी थी। मैंने वो कर दिखाया है। 10,000 फुट ऊपर मैं अपनी आवाज को बादलों के बीच से ऐसे गिरने देता हूं जैसे नीचे स्टोन हार्ट सिटी पर कोई लहर आ टकराई हो। तुम्हारे कारनामों को हमेशा के लिए यानली जेनेसिस में लिखा जाएगा। तुम्हें यानली सिविलाइजेशन के इतिहास में सबसे महान फर्स्ट जनरेशन हीरो किंग के रूप में याद किया जाएगा। तुम्हारे बाद आने वाली पीढ़ियां गिलगमेश के गीत गाएंगी, सदियों की वो शान जो लेजेंड के तौर पर आगे बढ़ेगी। गिलगमेश अचानक जज्बातों में उफन पड़ता है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं पूछता हूं, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? गिलगमेश टावरिंग कोलोसस की तरफ देखता है। उसका पूरा वजूद इच्छा से तड़प रहा है। मुझे इटर्नल लाइफ चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ। मुझे अमर होने का राज सिखाओ। मैं कुछ नहीं कहता। इस राजा के पास वो सब कुछ है जो ये दुनिया दे सकती है, शान, ताकत, दौलत, पूरी दुनिया उसके कदमों में है, और फिर भी ये काफी नहीं है। अमरता, मैं भी तो यही चाहता हूं। मैं एक टर्मिनल इलनेस से मर रहा हूं, हर पल मौत की कगार पर झूल रहा हूं। गिलगमेश ने अपनी जिंदगी का जो एपिक बनाया है, मुझे उससे गहरी जलन होती है। मैं शांति से इस राजा को उसके अंत की तरफ बढ़ते हुए देखता हूं। गिलगमेश, तुम बहुत लालची हो। मेरे पास अमर होने का कोई राज नहीं है। जिंदगी और मौत का चक्र कुदरत का कानून है। इसे बदलना मेरे हाथ में नहीं है। जिंदगी के अंत में हर जिंदा चीज जिंदा रह जाती है। उस पल में स्टेटस और रैंक का कोई मतलब नहीं रह जाता। सिविलाइजेशंस के बीच की हर सरहद मिट जाती है, चाहे वो एम्परर हो या स्लेव। सदियों में अनगिनत सिविलाइजेशंस उठी और गिर गईं। एम्परर हो या कोई कीड़ा, कोई भी मौत की धूल से नहीं बच सकता। मैं गिलगमेश को एक लंबी नजर से देखता हूं, फिर भारी मन से नीचे सल्तनत की तरफ देखता हूं। इम्पॉसिबल। गिलगमेश अपने फटे हुए गले से उस शब्द को बाहर धकेलता है, बादलों में लिपटे हुए उस डिवाइन चेहरे को घूरते हुए। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ये कर सकते हो। तुम बिल्कुल कर सकते हो। उसकी आंखें मुझ पर ऐसी दहकती हुई शिद्दत से टिक जाती हैं कि जैसे वो मुझे भस्म कर देंगी। उसका शरीर एक माउंटेन रेंज की तरह विशाल और बेडरॉक की तरह ठोस खड़ा है। 200 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। ब्लड ऑफ पावर ने उसे अब तक जिंदा रखा है, फिर भी उम्र ने कभी इस महान जायंट को सच में नहीं छुआ। उसके लिए सदियां कल जैसी लगती हैं। वाइस कोलोसस उसकी आंखों में अमर दिखाई देता है। क्या खौफनाक ताकत है, कैसी कभी ना खत्म होने वाली लाइफ स्पैन है जिसकी उसे लालसा है। गिलगमेश के होंठ कांप उठते हैं। वो अचानक अपना सिर पीछे धकेलता है और दहाड़ता है, तो तुम मेरी पुकार सुनकर आए हो? क्या तुम मेरी मौत देखने आए हो? एक मनहूस जिंदगी का ये दयनीय अंत, जहां मैं कांप रहा हूं और बुढ़ापे से मर रहा हूं। मैं आ भरता हूं और आगे कहता हूं, गिलगमेश, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूं। मेरी कोई ताकत नहीं जो तुम्हारी जिंदगी को बढ़ा सके। मैं यहाँ सिविलाइजेशन का दूसरा हैंडओवर करने और एक चेतावनी देने भी आया हूं। तुम्हारी सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा खूंखार हो चुकी है। तुमने अनगिनत स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की तरफ धकेल दिया है, जंगल काट डाले हैं, बड़े बिस्ट को मार डाला है। तुमने इस पूरे कॉन्टिनेंट को कुचल दिया है। सच्ची सिविलाइजेशन बेरहमी पर नहीं बनती, न ही खूंखार होने पर। मैं तुम्हें यह कत्लेआम रोकने का ऑर्डर दे रहा हूं। अपनी उम्र के बावजूद गिलगमेश का शरीर अभी भी ताकतवर है। वो अचानक कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें दो आग की लपटों की तरह दहक रही हैं, जो हर गुजरते सेकंड के साथ और तेज हो रही हैं। ये सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी एक कदम आगे बढ़ता है। ये कत्लेआम कभी नहीं रुकेगा, और न ही मैं रुकूंगा। क्या तुम जानते हो कि जो तलवार तुमने मुझे दी थी, ये उसे साथ लेकर चलना कैसा लगता है? वो मेरे सिर पर एक जजमेंट की तलवार की तरह लटकती रही है। इसने मुझे बेहिसाब ताकत दी, लेकिन एक ऐसा खौफ भी दिया जो किसी और चीज से नहीं मिलता। और आज मैं अपने ही हाथों से उस तलवार को निकालूंगा। स्क्राइब बैमन, आगे आओ और हमारी सिविलाइजेशन के इतिहास में इस पल को रिकॉर्ड करो। मैं बोलूंगा, तुम लिखोगे। उस लाल रंग की डेस्क पर स्क्राइब बैमन खामोशी से अपना क्विल उठाता है। वो ग्रे हाइड का एक पन्ना खोलता है। प्लीज स्पीक योर मैजेस्टी। गिलगमेश की बूढ़ी सांसें भारी हो जाती हैं। उसका बूढ़ा शरीर अपने स्टाफ पर टिका हुआ है, और वो तेज आवाज में बोलता है, इंसानियत के कुदरत के खिलाफ संघर्ष का इतिहास हिम्मत और शान का इतिहास है। मैं यानली जेनेसिस को हुक्म देता हूं कि वो उस इतिहास को आने वाले लोगों के लिए महफूज रखे। अब इतिहास को इस पल में दिखाई गई मेरी हिम्मत को रिकॉर्ड करने दो। आने वाली पीढ़ियों को यह समझने दो कि उनसे पहले आने वालों की रूह कैसी थी। गिलगमेश की आवाज गूंजती है। यानली डायनेस्टी के ईयर 175 में लेजेंडरी बीस्ट फेनबा को मारने के बाद एक सदी से भी ज्यादा समय तक ताज पहनने वाला हीरो किंग गिलगमेश एक बार फिर मैदान में उतरता है।
सल्तनत की पूरी ताकत के साथ वो उस अनटचेबल वाइज कोलोसस को ऊपर से नीचे बुलाता है। वो अपनी तलवार उठाता है और वाइज कोलोसस को मार गिराता है। मैं ये सब ऊपर से खामोशी से देखता हूँ। मेरे जज्बात उलझे हुए हैं और मैं सच में हैरान हूँ। पिछली बार उसने अपने ही बेटे को मार डाला था, इस बार वो एक भगवान को मारने निकला है। लेकिन मैं जल्दी ही खुद को संभाल लेता हूँ। गिलगमेश जो कर रहा है वो ऊपर से बेवकूफ़ी लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से उसके कैरेक्टर के हिसाब से है। पहली बार जब उसका सामना मौत से हुआ था तो यह हीरो किंग वापस आया और उसने अपने ही प्यारे बेटे को अपने नंगे हाथों से मार डाला था। दूसरी बार जब मौत करीब आ रही है तो वो अपनी तलवार मुझ पर तान देता है, उस पर जिसने उसे सिविलाइजेशन के 3 गिफ्ट्स दिए थे। शायद मुझे यह सब शुरू से ही देख लेना चाहिए था, जब मैंने कांपती हुई रूह की एक भीड़ में से उसे चुना था, जिसने 10,000 फुट ऊंचे एक जायंट की तरफ चिल्लाकर अपने सवाल पूछने की हिम्मत की थी। मुझे पता होना चाहिए था कि इसका मतलब क्या होगा। उसने अपनी जिंदगी में कभी डर नहीं जाना। मुझ पर अपनी तलवार उठाना बस उसकी फितरत है, ये उसके खून में है। मैं अपने चेहरे के भाव शांत रखता हूं और कहता हूं, गिलगमेश, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। ये पागलपन बंद करो। ये खूंखारपन है, सिविलाइजेशन नहीं। अब तुम जो करोगे उसकी तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई भी कीमत मौत से भारी नहीं होती। गिलगमेश धीरे से अपनी खून जैसी लाल आंखें खोलता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जवानी में लौट आया है। वो वाइल्ड फायर इतने समय बाद फिर से भड़क उठी है, जैसे मैंने एक बार मरने के लिए तैयार होकर फेनबा का सामना किया था। आज मैं वाइस कोलोसस को मार डालूंगा। मैं उसकी सिविलाइजेशन छीन लूंगा। मैं उसकी ताकत पर कब्जा करूंगा। मैं सच्ची अमरता हासिल करूंगा। मैं अपने लोगों को एक भगवान को चुनौती देने के लिए लीड करूंगा। गिलगमेश एक गरजती हुई दहाड़ छोड़ता है। यह सिविलाइजेशन के खिलाफ सिविलाइजेशन की पहली जंग है। एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन एक वन ऑफ अ काइंड वाइस कोलोसस के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। भले ही तुमने कभी हमें रास्ता दिखाया था, अब तुम हमारे रास्ते में खड़े हो। वो अपनी तलवार ऊंची उठाता है। हवा उसके सिल्वर वाइट बालों को एक जंगली तूफान की तरह उड़ाती है। फिर एक गहरी और गूंजती हुई घंटी की आवाज पूरे शहर में बज उठती है। पूरा स्टोन हार्ट सिटी उसी पर फट पड़ता है। लाखों सैनिक आगे बढ़ते हैं, घनी और अनुशासित बैटल लाइंस बनाते हैं। मैं ये सब देखता हूं और आ भरता हूं। तो गिलगमेश एक दशक से भी ज्यादा समय से वाइज कोलोसस के खिलाफ ये चाल चल रहा था। आज का दिन तो बस मुझे बाहर निकालने का एक जाल था। अगर मैं उसकी शर्तें नहीं मानता तो वो बस आता और मुझे मार डालता। बोल्ड और ब्रिलियंट, इस नज़र से देखा जाए तो वो सच में एक महान टायरेंट है। दूसरी तरफ दूर खुले मैदानों पर बसे एक विशाल शहर में वॉरियर चीफ रैंडल अपने महल के सामने शांत खड़ा है। इतनी दूर से भी वो बादलों को चीते हुए उस फिगर को देख सकता है। वो सोचता है जिंदगी का कितना परफेक्ट और ऑ इंस्पायरिंग रूप है। उसकी रूह तक हिल जाती है, उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। वो सोचता है, अब काम करने का वक्त आ गया है। अगर सहयोगियों को ढूंढने की जरूरत न होती तो योर मैजेस्टी गिलगमेश के आयरन फिस्टेड अहंकार को देखते हुए भला वो कभी वो कीमती ब्लड ऑफ पावर किसी और के साथ बांटते। ये पल ही हमेशा से उनका असली मकसद था। रैंडल अपनी तलवार खींच लेता है। उसके रोम रोम से रॉ वॉरियर एनर्जी दहक रही है। वो चिल्लाता है, आगे बढ़ो। इतिहास इस महान पल को याद रखेगा। यानली डायनेस्टी के ईयर 175 में यानली के लोग वाइस कोलोसस को मार गिराएंगे और अमरता का खून लेकर वापस लौटेंगे। इसी बीच रॉयल कैपिटल के पास उस वर्ल्ड ट्री के नीचे, जो कभी आसमान को चीरता था, वो प्राचीन पेड़ जिसका इस्तेमाल कभी सिविलाइजेशन के 3 गिफ्ट्स को टेस्ट करने के लिए किया गया था, अब एक फैले हुए फॉरेस्ट सिटाडेल को संभाले हुए है। वर्ल्ड ट्री के बिल्कुल ऊपर जंगल का चैंपियन इनकीदू लकड़ी के एक स्टाफ के सहारे टिका है और खामोशी से उस खौफनाक जायंट को दूर आसमान चीरते हुए देख रहा है। कई शिष्य उसके पीछे चुपचाप खड़े हैं। कोई बुदबुदाता है, मास्टर, अब जाने का वक्त आ गया है। राजा से किया गया वादा निभाना होगा। इनकीडो आह भरते हुए कहता है, नहीं, फॉरेस्ट सिटाडेल कुछ नहीं करेगा। इतनी दूर से भी उस जायंट से निकलने वाला खौफ उसके सीने पर एक कुचल देने वाले बोझ की तरह दबा रहा है। एक ब्लंट शिष्य पूछ ही लेता है, क्या आप डर गए हैं? अलायंस के 3 सबसे ताकतवर राजा एक साथ लड़ रहे हैं। यहां तक कि लेजेंडरी वाइज कोलोसस को भी हराया जा सकता है। इनकीडू कहता है, मैं डरा नहीं हूं। मुझे मौत का खौफ नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अहम किसी चीज को खो देने का डर है। मेरी सिविलाइजेशन और मेरी विजडम मुझे उस हस्ती को मारने नहीं देगी जिसने हमें वो तोहफे दिए और हमारी नस्ल को बचाया। उस वाइज कोलोसस को धोखा देना जिसने हमें सिविलाइजेशन दी, हमें 20 से भी बदतर बना देगा। शिष्य खामोश हो जाते हैं। उनके मास्टर बड़े शहरों के 3 सबसे ताकतवर लीडर्स में से एक हैं। वो जंगल के वो महान हीरो हैं जिन्होंने ब्लड ऑफ पावर का ट्रायल सरवाइव किया
और फिर भी अब वो राजा के ऑर्डर को ठुकराने का फैसला करते हैं। एनकिडू कहता है, मैंने रॉयल कमांड को ठुकराया है, ये जुर्म माफ़ी के लायक नहीं है, मेरा सिर काट दो। अगर हिज मैजेस्टी जीत जाते हैं तो इसे रॉयल पैलेस ले जाना, मेरा जुर्म क्राउन से बगावत है। हिज मैजेस्टी के एब्सोल्यूट रूल में बगावत का मतलब ही मौत है। ये पूरी तरह से मेरा फैसला है। मैं बस ये चाहता हूं कि सिटाडेल पर कोई सजा न गिरे। अगर वाइस कोलोसस जीत जाता है तो इसके बजाय मेरा सिर उसके पास ले जाना, उस महान हस्ती से माफी की भीख मांगना। वाइस कोलोसस को यह जानने देना कि हमारे पास अभी भी ऐसे लोग हैं जो सच में सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं, कि हम पूरी तरह से खूंखार नहीं हैं। उससे मिन्नत करना कि वो हमारे लोगों को पूरी तरह से न मिटाए, हमारे लिए उम्मीद की एक डोर छोड़ दे। मास्टर एनकिडू वर्ल्ड ट्री की चोटी पर खड़ा है, अपनी बाहें फैलाए हुए। केंजो एक लंबे पल के लिए खामोश रहता है, फिर खुद को मजबूत करता है। हवा में खून खिल उठता है। अपने ही हाथों से केंजो एनकिडू का सिर धड़ से अलग कर देता है। सिविलाइजेशन के सबसे महान हीरोज में से एक, फॉरेस्ट किंग एनकिडू, बिल्कुल भी विरोध नहीं करता। केंजो एनकिडू के कटे हुए सिर पर उस शांत जाने पहचाने चेहरे को घूरता है। वो बिना एक शब्द कहे उसे हाइड में लपेट लेता है। फिर अचानक उसके सीने में एक तेज दर्द उठता है। धुंधलेपन में वो जानता है कि उसकी जिंदगी में कुछ बेशकीमती चीज धीरे धीरे टूटकर बिखर रही है। नीचे जमीन पर अनगिनत तीर एक साथ ऊपर की तरफ बारिश की तरह बरसते हैं। इस जमीन की सबसे बेहतरीन फौज, फिर भी मेरे लिए वो चींटियों के एक झुंड के अलावा कुछ नहीं है। उनके तीर काफी तेज हैं, लेकिन उनमें ताकत बहुत कम है। तलवारें और भाले मेरे मोटे डेनिम में चुभते हैं और नीचे की त्वचा को छू तक नहीं पाते। यहां तक कि उनके सबसे बेहतरीन सैनिक भी उसके कपड़ों को चीर नहीं सकते। मैं कहता हूं, मुझे पता होना चाहिए था। वो एलीट आर्मी जिसने जंगलों को फतह किया है और अनगिनत बड़े बीस्ट्स को मार गिराया है, वो वाइस कोलोसस के सामने पूरी तरह से बेकार है। ये शब्द मेरे मुंह से निकले ही हैं कि गिलगमेश एक ही छलांग में फट पड़ता है, पलक झपकते ही मेरे घुटने तक पहुंच जाता है। मैं हैरानी की एक झलक महसूस किए बिना नहीं रह पाता। वो रफ्तार इनक्रेडिबल है। एक चींटी के लिए खुद को एक पिस्सू की तरह इतनी खौफनाक ताकत से लॉन्च करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं उसे हटाने के लिए अपना हाथ नीचे मारता हूं, लेकिन यह प्राचीन हीरो किंग हाथ में तलवार लिए हैरान कर देने वाली फुर्ती से इससे बच जाता है। गिलगमेश अपनी दहकती हुई रफ्तार बनाए रखता है, बाएं और दाएं झपटता है, मेरी डेनिम पर ऊपर चढ़ता है और उसकी तलवार का हर वार एक कुचलने वाला वजन लेकर आता है। वो सोचता है तो यह है वाइस कोलोसस। जब यह हिलता है तो जो हवा इसके साथ उड़ती है वो भी मुझे पैरों से उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। रैंडल अपनी जगह पे पहुंचता है। योर मैजेस्टी, रैंडल यहाँ है। वो हवा में 7 या 8 हम की छलांग लगाते हुए हल्का सा उछलता है और मेरे पैंट के पैर से चिपक जाता है। मैं रैंडल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। एक पहाड़ जितने बड़े हाथ का सामना करते हुए ये वॉरियर किंग उतना ही फुर्तीला साबित होता है। बड़े बीस्ट से लड़ने के सालों ने उसके अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स भर दिए हैं। वो अपने टाइटल का हर एक हिस्सा डिजर्व करता है। मैं कहता हूं तुम दोनों इंप्रेसिव हो, लेकिन ये टेस्ट यहीं खत्म होता है। इसके साथ ही मैं अपनी हथेली बाहर निकालता हूं, रैंडल की तरफ अंधी कर देने वाली रफ्तार से उसे धकेलता हूं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके पास रिएक्ट करने का कोई समय नहीं है। वो एक ही पल में हवा में उड़ जाता है। पल भर बाद ही मैं फिर से हाथ घुमाता हूं। एक ऐसा वार जो पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता है सीधा गिलगमेश पर निशाना साधता है। गिलगमेश का चेहरा सदमे से भर जाता है। डैम इट! वो रिएक्ट करने के लिए बस एक धड़कन भर का समय निकाल पाता है और एक लुभावनी सोर्ड स्लैश को घुमाता है जो मेरी हथेली से टकराता है। वार तलवार के ब्लेड से टकराता है, उसका पूरा शरीर पीछे की तरफ फेंका जाता है और वो नीचे गिरता है। बस एक ही हमला और वो हार चुका है और मैं सिर्फ उसकी त्वचा छील पाया था। गिलगमेश एक कड़वी हंसी के साथ जमीन पर गिरता है। उसके मुंह से खून बह रहा है। मैं इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान को उलझे हुए जज्बातों के साथ देखता हूँ। हारने के बावजूद उसने डर का एक कतरा भी नहीं दिखाया है, यहां तक कि यह जानते हुए भी कि हमारे बीच की खाई कभी ना भरी जा सकने वाली है। गिलगमेश अंतर्विरोधों और रॉ स्ट्रेंथ वाला इंसान है। इम्पॉसिबली मैग्नेटिक, डोमिनियरिंग, एरोगेंट और प्राउड, और अब आखिरकार मिटता जा रहा है। मुझे सच में दया और दुख का एहसास होता है, लेकिन उसका अंत एक ऐसी चीज है जिसे मैं सच में नहीं बदल सकता। रैंडल भी अब खून खांस रहा है। उसका सीना जोर जोर से कांप रहा है। वो आसमान में उस जायंट को घूरता है और उसकी आंखों में भी कोई डर नहीं है। उसने इस मैदान में कदम रखने से पहले ही मौत के साथ समझौता कर लिया था। यानली के वॉरियर्स मरने से कभी नहीं डरते। वो सिर्फ कड़वाहट से हंसता है। फासला इतना विशाल है। हम आखिर इस दुनिया में किस चीज से लड़ रहे थे? मैं धीरे से पूछता हूँ, क्या तुम्हें पछतावा है? भरते हुए मेरे पूरे शरीर के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी लिपट जाती है। मेरा विशाल रूप एक इटर्नल बीइंग के रहस्य और शान को बिखेर रहा है।
गिलगमेश खून का एक और घूंट थूकता है। पछतावा नहीं, ये बस एक चॉइस थी। इस पल में यानली सिविलाइजेशन हार मान लेती है। इतने विशाल बीइंग को चुनौती देना और हार जाना, वो सब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। दुनिया का अंत आ रहा है। मैं मुड़कर उस सेना को देखता हूं जो पीछे हट रही है। जमीन उन लोगों की चीखों से भरी है जो अपना होश खो रहे हैं। तबाही, एक्सटिंक्शन। वो खौफ में चिल्लाते हैं, वो निराशा में हंसते हैं, साफ तौर पर पागल चुके हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतनी सारी जिंदगियों पर इतना अधिकार होगा। एक पूरी सिविलाइजेशन का उठना और गिरना मेरे हाथों में होगा। मैं इस मिटते हुए हीरो किंग को देखता हूँ। गिलगमेश शांति से बोलता है, क्या हमारे लिए तबाही आएगी? ठीक वैसे ही जैसे हमने बड़े बीस्ट्स की इतनी सारी स्पीशीज को तबाह कर दिया। क्या तुम हमें तबाह कर दोगे? क्या तुम उनका बदला लोगे? तबाही की कगार पर, फिर भी अब उसके अंदर डर का एक भी कतरा नहीं है। मैं एक पल के लिए सोचता हूँ, फिर जवाब देता हूँ, चूंकि तुमने मेरी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। तुमने पूरी दुनिया की इकोलॉजी को तहस नहस कर दिया है। तुमने बहुत सारी स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की तरफ धकेल दिया है। मैं तुम्हें बिना किसी रोक टोक के बढ़ते रहने की इजाजत नहीं दे सकता। ये सुनकर गिलगमेश एक राहत भरी मुस्कान छोड़ता है। तुमने एक बार मेरे इस सवाल का जवाब दिया था कि सिविलाइजेशन क्या है। क्या तुम अब मुझे कुछ आखिरी सवालों का जवाब दोगे? हमारा राजा असल में वाइस कोलोसस से उसे जवाब देने के लिए कह रहा है। उनके आसपास हर कोई अपनी सांसें रोक लेता है। सभी की नजरें ऊपर उस विशाल जायंट की तरफ टिकी हैं। कई सेकंड्स की खामोशी छा जाती है। वाइस कोलोसस भी खामोश है। फिर अचानक एक बेहिसाब गहराई वाली आवाज विशाल बादलों को चीरती है और नीचे स्टोन हार्ट सिटी के बिखरे हुए खंडहरों पर गिरती है। अपने सवाल पूछो। उस पल में ऐसा लगता है जैसे दुनिया पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गई हो। खून से सनी जमीन पूरी तरह खामोश हो जाती है। पीछे हट रहे अनगिनत सैनिक अपने कदम रोक लेते हैं और वापस आसमान में उस जायंट की तरफ देखते हैं। गिलगमेश पूछता है, तुम हमें कैसे तबाह करोगे? पानी से। मैं एक पल के लिए रुकता हूँ, फिर शांति से कहता हूँ, मैं एक बड़ा सैलाब भेजूंगा जो तुम्हारी पूरी सिविलाइजेशन को बहाकर निगल जाएगा। तुम्हारे छोड़े गए हर एक निशान को मिटा देगा। एक पल में जमीन अपनी सांसें रोक लेती है। हर रूह मौत के सन्नाटे में डूब जाती है। लोग सोचते हैं ये जमीन गंदी है, पापियों से भरी हुई है, तो वाइस कोलोसस इसे एक बड़े सैलाब से साफ कर देगा। लेकिन वाइस कोलोसस चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो पूरी दुनिया को ढकने के लिए सैलाब कैसे ला सकता है? ये अब किसी बीस्ट की ताकत नहीं है, ये पूरी तरह से कुछ और है। हर कोई हांफने लगता है, चेहरे खौफ से पीले पड़ जाते हैं। एक पल के लिए किसी को भी इस लेजेंडरी बीइंग को बयान करने के लिए शब्द नहीं मिलते। गिलगमेश कहता है, मेरा दूसरा सवाल। ये दुनिया आसमान की एक गुंबद के नीचे एक चपटा चौकोर टुकड़ा है। वाइस कोलोसस, तुम आखिर क्या हो? तुमने हमें सिविलाइजेशन की चिंगारी क्यों दी? और तुम हमें दूसरी स्पीशीज को मारने से क्यों रोकते हो? तुम कहते हो कि सभी जिंदा चीजें बराबर हैं, खूंखार किस्म, इंटेलिजेंट किस्म, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी सब एक जैसे हैं। तो फिर ये जमीन तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? मैं थोड़ा अपना सिर नीचे करता हूँ, इस हीरो किंग को देखता हूँ जो अपने आखिरी वक्त पर पहुंच चुका है। जायंट पूरे स्टोन हार्ट सिटी के ऊपर नीचे घूरता है और एक विशाल आवाज जमीन में गूंज उठती है। यह जमीन एक ऐसी दुनिया है जिसे मैंने बनाया है। तुम सब मेरे बच्चे हो। खूंखार किस्म, इंटेलिजेंट किस्म, पेड़ पौधे, हर स्पीशीज मेरा बच्चा है। इसलिए तुम सब बराबर हो। ऐसा लगता है जैसे हवा जम गई हो। जमीन पर हर इंसान तेज टूटी हुई सांसें लेने लगता है। आवाज बढ़ती और फैलती है, जो पागलों की तरह हांफने की लहर दर लहर बन जाती है। गिलगमेश उसी पल सुन्न हो जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से अविश्वास का एक मुखौटा बन जाता है। फिर वो हंसने लगता है। हंसी बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है जब तक कि ये एक जंगली बेलगाम दहाड़ नहीं बन जाती। फैसिनेटिंग, ट्रूली फैसिनेटिंग। हम आखिर इस दुनिया में किससे लड़ रहे थे? तो लेजेंड का वाइस कोलोसस असल में कोई बीस्ट है ही नहीं, जैसा कि हमने सोचा था। ये वो सर्वशक्तिमान मालिक है जिसने सारी चीजें बनाई हैं। इस दुनिया का ही क्रिएटर है। ऐसी हस्ती को सिर्फ भगवान ही कहा जा सकता है। इस जमीन के आदिवासी लोगों को कभी भगवान का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था अब तक। वो सोचता है, मैं इतना मगरूर था कि मैंने जो सिविलाइजेशन बनाई थी उसके रिकॉर्ड का नाम यानली जेनेसिस रख दिया, ये मानते हुए कि मैंने एक सिविलाइजेशन बनाई है। लेकिन असली क्रिएटर तो शुरू से ही वाइस कोलोसस था। सभी जिंदा चीजें उसके बच्चे हैं। कितनी बेहिसाब ताकत है और मैंने इसके खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत की। गिलगमेश की आवाज अचानक कट जाती है। फिर हंसी आसमान की तरफ फट पड़ती है। वो जितना ज्यादा हंसता है वो उतना ही ज्यादा बेलगाम होता जाता है। मुझे अंदर कुछ भी महसूस नहीं होता। वो टावरिंग जायंट शहर के किनारे पर खड़ा है, इस हंसते हुए टूटे हुए राजा को खामोशी से देख रहा है। मेरी फितरत हमेशा से ही सब्र वाली रही है, इसलिए मैं उसकी बगावत और मरते हुए पागलपन को बिना एक शब्द कहे गुजर जाने देता हूँ। गिलगमेश एक गोली की तरह सवाल दागता है, एक आखिरी सवाल।
हमारी दुनिया बनाने में तुम्हें कितने दिन लगे, ये सच में मुझे रोक देता है। जब मैं ऑर्चर्ड को सैंडबॉक्स में बदल रहा था तो मुझे मिट्टी खोदनी पड़ी थी, हाथों से पहाड़ और नदियां बनानी पड़ी थी। जमीन के उस चौकोर टुकड़े को खत्म करने में पूरा 1 हफ्ता लगा था। इसलिए मैं ईमानदारी से जवाब देता हूँ, मुझे इस जमीन को बनाने में 7 दिन लगे थे। गिलगमेश सन्न रह जाता है 7 दिन। एक भगवान ने सारी रचना सिर्फ 7 दिनों में कर दी। वो हंसते हंसते आगे की तरफ गिर पड़ता है, जब तक कि उसके चेहरे पर आंसू बहने नहीं लगते। उस पल में ऐसा लगता है जैसे वो अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सुनता है, एक टूटते हुए दिल की आवाज, उसका गुरूर, उसकी बगावत, वो सब कुछ धूल में मिल जाता है। रूह की मौत से बड़ा कोई दुख नहीं है। 7 दिन वो हंसता रहता है क्योंकि उसका दिमाग धीरे धीरे धुंधला होने लगता है, और एक डेज में उसे याद आता है कि वो एक बच्चे के तौर पर एक विशाल हाथ की हथेली में खड़ा था और उसने इस हस्ती से अपना बिल्कुल पहला सवाल पूछा था, सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन एक चिंगारी है, ये नॉलेज है, ये ऑर्डर है, और ये वो सबसे बड़ी ताकत है जो एक इंटेलिजेंट स्पीसीज के पास खुद को बचाने के लिए होती है। गिलगमेश की हंसी तेज और तेज होती जाती है, हवाओं और पहाड़ियों के पार, नदियों और जंगलों के पार गूंजती है। इस पूरी जमीन पर कैटेनकिन एक डेज में अपने सिर उठाते हैं जैसे वो सभी यानली किंग का मरता हुआ विलाप सुन सकते हैं। अनगिनत लोग रोते और चीखते हैं। यानली के शोक भरे गीत गूंज उठते हैं, दुख के लोकगीत, एक महान राजा का गिरना। इस दिन शहर के किनारे पर लेजेंडरी हीरो किंग गिलगमेश अपनी जिंदगी के अंत तक चलता है और इतिहास के पन्नों में धूल बन जाता है। मैं आ भरता हूं और हीरो किंग को जाते हुए देखता हूं। मैं कभी तुमसे कुछ नहीं छीनना चाहता था। तुम जो कुछ भी चाहते थे, तुमने जो भी सवाल पूछा, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। बस बात इतनी है कि मेरे पास तुम्हें अमरता देने की सच में कोई ताकत नहीं है। मैं खुद भी मौत की कगार पर खड़ा हूं। नौबत यहां तक क्यों आ गई? राजा मर चुका है। हमारा राजा, इतिहास का सबसे महान हीरो किंग गिलगमेश, जिसने क्रिएटर के खिलाफ अपनी तलवार उठाई थी, मर चुका है। हम हार चुके हैं। पूरी जमीन पर अनगिनत काइटेनकिन पागलपन में विलाप करते हैं। मैं ऊपर से ये सब खामोशी से देखता हूँ। ये काइटेनकिन भाग कर जा भी कहाँ सकते हैं? दुनिया के किनारे तक। अनबिलीवेबल, ट्रूली अनबिलीवेबल। स्क्राइब बेमिन स्टोन हार्ट सिटी की ऊंची दीवारों पर खड़ा उस महान हीरो किंग को हारते और मरते हुए देखता है। ठंडा पसीना उसे भिगो देता है जब एक खौफनाक सच सामने आता है। वो सोचता है, मुझे मरने से पहले सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा। मुझे आने वालों के लिए इस दुनिया का सच पीछे छोड़ना होगा। स्क्राइब सिर से पैर तक कांप रहा है, पसीना उसकी बाहों को भिगो रहा है। उसने अभी अभी वाइज कोलोसस के खिलाफ गिलगमेश के हीरोइक हमले को रिकॉर्ड किया था, और अब कांपते हाथों से वो अगले पन्ने पर पलटता है और एक नया चैप्टर लिखना शुरू करता है। यानली जेनेसिस, यानली किंगडम चैप्टर। वाइज कोलोसस असल में क्रिएटर है। अपने आखिरी सालों में गिलगमेश का गुरूर हद से पार हो गया और उसने क्रिएटर के खिलाफ अपनी तलवार उठाने की हिम्मत की। उसने एक भगवान का खून और अमरता हासिल करने की कोशिश की, और आखिरकार उसने क्रिएटर का गुस्सा भड़का दिया। क्रिएटर ने जमीन के लोगों को देखा और उनके पापों को माफी के काबिल नहीं समझा। ये फैसला लिया गया कि यानली सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया जाए और एक बड़ा सैलाब लाया जाए जो सभी जिंदा चीजों का नामो निशान मिटा दे। आसमान कांपता है, जमीन चीखती है, पूरे शहर में खौफ हर रूह को जकड़ लेता है। वो कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं, टूटने की कगार पे हैं। लोग चिल्लाते हैं, तौबा करो, भगवान की सजा हमारे कंधों को कुचल देगी, यह हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगी। बड़ा सैलाब हमारी दुनिया को तबाह कर देगा, यह हमारी सिविलाइजेशन को मिटा देगा। और फिर ठीक उसी पल सुनहरे बालों वाला एक जवान लड़का एक गठरी लिए मेरे पैरों के पास आ जाता है। वो उसे खोलता है जिसमें एक कटा हुआ सिर है, और चिल्लाता है, फॉरेस्ट किंग एनकिडो आपसे माफी की भीख मांगता है। मैं थोड़ा हैरान रह जाता हूँ। 3 राजाओं में से सिर्फ 2 आए थे। फॉरेस्ट किंग नहीं आया था। इसके बजाय केंजो यहाँ घुटने टेके मिन्नतें कर रहा है, खुद को जमीन से जोर से दबा रहा है। हम यानली के लोग सिर्फ खूंखार नहीं हैं। मास्टर एनकिडू ने अपनी मौत के साथ यह साबित कर दिया है। उन्होंने राजा के ऑर्डर को ठुकराकर उस हस्ती के खिलाफ तलवार उठाने से इनकार कर दिया जिसने हमें सिविलाइजेशन का तोहफा दिया था। हम पूरी तरह से बुराई में नहीं खोए हैं। यहां तक कि जब आप अपना डिवाइन पनिशमेंट ला रहे हैं तो कृपया यानली के लोगों के लिए उम्मीद की एक आखिरी डोर छोड़ दें। यह सुनकर एनकिडू ने जो किया था उसके बारे में जानकर मैं एक लंबी आह भरता हूं। सच कहूं तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गिलगमेश इतनी दूर तक जाएगा। मैंने कभी उन्हें पूरी तरह से मिटाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन उनकी बेवकूफ़ी, उनकी बिना सोचे समझे और पागलों जैसी बगावत, उनकी बेरहमी और खूंखारपन का हिसाब तो देना ही था। मैं हुक्म देता हूँ, अपने लोगों को ले जाओ और ग्रेट वर्ल्ड ट्री का इस्तेमाल करके एक आर्क बनाओ। जो भी जगह बचे उसमें इस जमीन की हर स्पीशीज के बीजों का कम से कम एक जोड़ा रखेगा।
इसे एनकिडू के फॉरेस्ट सिटाडेल के लायक लोगों से भर दो। मैं तुरंत बड़ा सैलाब लाऊंगा। मैं मुड़कर वहां से चला जाता हूँ। मेरे आसपास आवाजें राहत और खौफ से कांप उठती हैं। हम हार गए थे, लेकिन हम तबाह नहीं हुए। उम्मीद की लौ जिंदा है। इस रहम के लिए क्रिएटर का शुक्रिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि फॉरेस्ट किंग एनकिडू ने क्रिएटर को हमारी अच्छाई दिखाई। हम खूंखार नहीं हैं। हमारे अंदर अभी भी प्रायश्चित करने की क्षमता है। हमारे पास अभी भी उम्मीद है। एनकिडू की जय हो। महान फॉरेस्ट किंग की जय हो। स्काई बेमन खुशी और राहत के आंसू रोता है। उस जायंट को पीछे हटते हुए देखता है और पागलों की तरह यानली जेनेसिस में लिखना शुरू करता है। फॉरेस्ट किंग एनकिडू के उस नेकी के काम को रिकॉर्ड करता है जिसने दुनिया को खत्म करने की कगार पर खड़े एक भगवान का दिल पिघला दिया और उन लोगों के लिए जिंदा रहने का एक मौका जीत लिया जिन्होंने क्रिएटर को चुनौती देने की हिम्मत की थी। भगवान ने केंजो को आर्क बनाने और बड़े सैलाब से भागने का हुक्म दिया। मैं वापस यार्ड की तरफ जाता हूँ, चीज़ों को थोड़ा समेटता हूँ और गार्डन के कोने में खुदाई करके वो प्रेशर वॉशर ढूंढ निकालता हूँ जो सनी और मैंने कुछ समय पहले एक शॉपिंग ट्रिप पर खरीदा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी काम आएगा। प्रेशर वॉशर को तैयार करने में मुझे जितना कम समय लगता है, बस 10 के करीब मिनट सैंडबॉक्स के अंदर 120 दिन पहले ही बीत चुके हैं। एक्सेलरेटेड स्पीड पर अनगिनत दिन गुजर जाते हैं। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक्स एम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।